तो हम लोग अपने मशीन लर्निंग के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अभी जिस चैप्टर में हैं वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का चैप्टर है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ये दो तरह की प्रॉब्लम देखी। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सारा न्यूमेरिकल डेटा होता है, या ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सारा कैटेगोरिकल डेटा होता है। सो कैटेगोरिकल यानी कि ऐसे वेरिएबल जैसे टाइटैनिक है, आइरिस है, इस टाइप का डेटा क्लासिफिकेशन में आता है। और रिग्रेशन में हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम वाला डेटा है, इस टाइप की चीज़ें हम लोग रिग्रेशन में करते हैं। पर कैपिटा इनकम है, एरिया प्राइस है, जिसमें सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। इसका मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, और हम लोगों ने इसके पहले अपने चैनल के ऊपर ये सारे वीडियोस जो हैं हमने रिसेंटली अपलोड कर दिए। तो इसमें आप जो है प्लेलिस्ट में जाके मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को कर दीजिए। ये पूरी मशीन लर्निंग की पॉडकास्ट प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो डिसीजन ट्री, जैसे ट्री का क्या मतलब होता है कि एक डिसीजन ट्री होता है। जैसे सिंपल अगर हम बात करें तो डिसीजन ट्री कैसे काम करता है कि डिसीजन ट्री के अंदर हम लोग हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं, और हमारे एक इनपुट के बेसिस पे आउटपुट आता है। तो ये विकिपीडिया का लास्ट एग्जाम्पल भी हमने बताया था आपको, राइट है, जहाँ पे हमारे पास डेटा था। तो इस एग्जाम्पल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, टाइटैनिक में जब हम जेंडर को डिसाइड करते, जैसे कि सर्वाइवल का चांस पता करना है, तो सबसे पहले उस पैसेंजर का जेंडर पता किया, मेल है या फीमेल। और जो हमने एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि अगर फीमेल है तो उसका सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं। मेल है तो फिर हम उसके एज देखेंगे कि एज कितनी है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 9.5 से कम है या 9.5 से ज़्यादा है, तो उस केस में उसकी क्या सिचुएशन बनती है। फिर एज के बाद हम देखेंगे उसके पास कितने सिबलिंग या स्पाउस थे, और ऐसे करके पूरा हम एक ट्री बनाते हैं। दिस इज़ वन ट्री। अब जैसे ट्री और फॉरेस्ट में क्या रिलेशन है, ट्री और फॉरेस्ट में यही रिलेशन है कि एक फॉरेस्ट में कई ट्री होते हैं, राइट? क्लियर है ना? सो आज की जो एल्गोरिदम है इसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो बेसिकली क्या होता है, डिसीजन ट्री में ये पर्टिकुलर आउटकम एक बार निकलता है। लाइक एल्गोरिदम चली और एक बार आउटकम निकाला। हम लोगों ने प्रिडिक्ट करके भी देखा था ना कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा डाला अपने प्रिडिक्टर में, तो वो डेटा के बेसिस पे वो पर्सन सरवाइव हुआ या नहीं हुआ, ये हमने प्रिडिक्ट किया था। अब यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं वो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में आप देखते हैं कि इस तरीके से आउटपुट आता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास डेटा सेट है और हमारा डेटा सेट कई ट्रीज के थ्रू जाता है। आप देख रहे हैं कि ये पहला ट्री है, ठीक है, ये दूसरा ट्री है, ये तीसरा ट्री है। तो क्या होता है, रैंडमली कई ट्रीज आते हैं। सो हमारे पास रैंडमली कई ट्रीज आते हैं और हर ट्री का एक अपना आउटपुट होता है। लाइक आपने कैसे देखा है कि जब हम लोग रैंडम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट के लिए देते हैं तो डिसीज़न कई बार जो है
कई बार अलग भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा हमारा रैंडमली सेलेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने 100 बार, इट्स लाइक कि 100 बार हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को रन किया, 100 बार, और 100 में 80 बार आया कि ये पैसेंजर बचेगा और 20 बार आया कि ये पैसेंजर नहीं बचेगा। तो जो मेजॉरिटी वोटिंग कहेगी, लाइक 100 में ज़्यादा बार जिस चीज़ को वोट आया होगा वो आउटपुट माना जाएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है आपकी? सो ये एक मेजॉरिटी वोटिंग डिसीजन ट्री टाइप का है, और इसीलिए इसका नाम रैंडम फॉरेस्ट दिया गया है। ठीक है, और यही हम लोग जो है आज अप्लाई करके देखेंगे। अब हम लोग इसको, तो आज हम लोग दोनों एल्गोरिदम्स को साथ में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों एल्गोरिदम्स में हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। क्योंकि सीबॉर्न में हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है आइरिस। आइरिस मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। ये 3 तरह के फ्लावर्स का डेटा सेट है। आइरिस फ्लावर के 3 तरह की स्पीशीज का डेटा सेट है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि हमारे पास कई फ्लावर्स की सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ दी हुई है और उनके स्पीशीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा DF में जो स्पीशीज़ है, थोड़ी सी हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो DF में स्पीशीज़ है उसके वैल्यू काउंट्स करते हैं कि कौन कौन से स्पीशीज़ है और उनके कितने कितने काउंट हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 स्पीशीज़ के सैंपल्स हैं, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो ये तीनों जो है हमारे सैंपल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यूज़ क्या है कि सपोज़ कीजिए मैं इस कॉलम को छिपा लेता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x बनाऊँ, x कैसे बनेगा, जो हमारे इनपुट्स हैं, सारे इनपुट वेरिएबल है, वो कैसे बनेंगे, df डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में हम क्या लिख देंगे, स्पीशीज, और एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स। ये आप लोगों को कई बार मैंने सिखाया है कि किस तरीके से इनपुट और आउटपुट्स को अलग करना चाहिए हम लोग को। और x को यहाँ पे हमने जब रन किया तो अभी आपका डेटा सेट ऐसा दिख रहा है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इसको देख के या किसी भी रो को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है? बताओ। एनी नो सर। राइट, यहाँ पे क्योंकि कोई भी लेबल्ड आउटपुट आ नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 2 कौन सा फ्लावर है? है ना, सामने लिखा हुआ है सेटोसा। तो यही डिफरेंस है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। अभी ये प्रॉब्लम अनसुपरवाइज्ड हो गई, यहाँ पे हमें लेबल्ड आउटपुट डेटा है ही नहीं। सो यही यहाँ पे बताया गया है। और इसी वजह से हम लोगों का जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है, इसमें एक रेल प्लॉट नाम का मेथड है जिसमें आप x को बता सकते, y को बता सकते और डेटा बता सकते। तो हमने कहा x जो है वो पेटल लेंथ है
और y जो है वो पेटल विड्थ है। तो हमने कहा ऐसा एक ग्राफ बना के दिखाओ x और y के बीच में। अब इस ग्राफ को देख के आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे कितने तरीके के फ्लावर हैं? बताओ यहाँ इस, अगर मैं आपको सिर्फ ये ग्राफ बता के पूछूं तो आप क्या कहेंगे यहाँ कितने तरीके के फ्लावर हैं? अगर हम पेटल लेंथ और पेटल विड्थ की प्रॉपर्टी को देखें तो दो नज़र आते हैं, क्योंकि हमें दो अलग अलग गुच्छे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन गुच्छों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। पर तो ये हो गया अनसुपरवाइज्ड का आंसर कि भैया हमें तो दो नज़र आ रहे, एक ये हमने आंसर दिया। पर इसी में एक और पैरामीटर होता है, तो रेल प्लॉट के पैरामीटर आप लोग लिख लीजिए कहीं पे नोट बना के। x होता है, y होता है और ह्यू होता है, HUE, ह्यू या यू, राइट। और ये क्या होता है? ये कलर है। ह्यू का मतलब क्या होता है? कलर। और कलर में हम क्या डाल देते हैं कि स्पीशीज को कलर में दिखाइए। तो अभी देखिए कैसा बना ग्राफ, ये देखिए। अब यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने तरीके के फ्लावर हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? 3, क्योंकि आपके सामने एक आउटपुट आ गया है, राइट। आपके सामने एक सुपरवाइज्ड रेल लेबल आ गया। तो यही ये प्रॉब्लम है आइरिस डेटा सेट की, कि अगर आपको एक रैंडम पूल का मैं डेटा दूं, मान लो मैं कहूं कि पेटल लेंथ 4 है और पेटल विड्थ 1 है, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने आपको एक फूल दिया आपके हाथ में और आपसे कहा, आपने नापा उसकी जो पेटल PL लिख देता हूँ, तो उसकी पेटल लेंथ 4 है और पेटल विड्थ 1.2 है। सो अब मैं आपसे पूछूं कि ये फ्लावर कौन सी स्पीशीज का है, आपका क्या जवाब होगा? सोच के बताइए। सेटोसा कैसे होगा? ये वर्सिकलर है, वर्सिकलर, वर्टिकलर। यस, आपने देखा कि पेटल लेंथ 4 है, तो यहाँ से आपने एक लाइन प्लॉट किया और पेटल विड्थ 1.2 है, तो 1.2 यहाँ कहीं आता होगा, यहाँ से भी एक लाइन प्लॉट किया, तो हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो फ्लावर है वो यहाँ पे आएगा, राइट, जहाँ मेरा कर्सर है अभी। सो इसलिए आप क्या कहेंगे कि ये एक सेटोसा फ्लावर है, ठीक है। और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। सो यही मशीन लर्निंग है कि हम अपने मशीन को इस प्रॉब्लम को समझा दें। सुनो मेरी मशीन, जब किसी फ्लावर की सेपल लेंथ और जब किसी फ्लावर की पेटल लेंथ और पेटल विड्थ इस रेंज में हो कि पेटल लेंथ कभी 2 से ज़्यादा नहीं हो रही हो और पेटल विड्थ कभी 0.7 से ज़्यादा नहीं हो रही हो, तो वो हमेशा सेटोसा बन जाएगा। यही अगर उसकी पेटल लेंथ 3 और 5 के बीच में हो और उसकी पेटल विड्थ 1 और 1.5 के बीच में हो, तो ज़्यादातर केस में वो वर्सिकलर होगा। पर ज़्यादातर केस में, राइट, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स ऐसे जो मिक्सअप हो गए, जो कुछ ऐसे वर्सिकलर के पेटल लेंथ होंगे जो वर्जिनिका के जैसे ही दिखते होंगे, कुछ है। पर आम तौर पे देखें तो वर्जिनिका एक बड़ा फ्लावर है, वर्सिकलर का पेटल लेंथ उससे छोटा है और जो सेटोसा की लेंथ है वो सबसे छोटी है, ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्रॉम sklearn सबसे पहले तो x और y बनाते। तो x जैसा आपने कहा आपने बना ही लिया ऑलरेडी,
हम लोग एक बार इसे फिर लोड कर लेते हैं। और y अभी हमारा नहीं बना है, y सीधे सीधे क्या है, df डॉट स्पेशीज। तो ये हमारा x और y बन गया। तो ये y हमारा आउटपुट है, x हमारा इनपुट्स है। एक इनपुट नहीं है, 4 हैं, वो सीक्वेंस है पूरा। अगर हम y डॉट हेड 2 देखेंगे, 2 का मतलब कि पहली 2 ही रो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही रो हैं, बट हम चेक कर रहे हैं कि हाँ अब सब सही है। फिर हमने अगला किया था कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन, अगर आपको याद है, राइट। तो इससे हम क्या कर रहे थे कि अपने दिए गए, यानी मेरे पास 150 सैंपल है, राइट। हमें अपनी मशीन को सिखाने के लिए 150 सैंपल दिए गए। तो हम क्या करते हैं कि उन 150 के कुछ परसेंटेज से ट्रेनिंग कर देते हैं और बाकी बचे हुए सैंपल पे टेस्टिंग करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कितने सही बता पाया जवाब। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओके। ऐसा हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर लिया। अब आपको याद है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कितने वेरिएबल बनाते हैं हम, एक्स एंड वाई के ट्रेन और टेस्ट, यानी 4, राइट। सो एक्स ट्रेन अंडरस्कोर करके लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे एक्स टी वाई टी कुछ भी बना सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये हमने 4 वेरिएबल बना लिए। और इसको हम इज इक्वल टू, अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का इस्तेमाल करके हम इसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में तोड़ देंगे, 2 भाग में बांट देंगे। किसे, एक्स और वाई को, जो हमने ऊपर एक्स और वाई लिया। और हम कहेंगे कि जो ट्रेन साइज़ है वो 0.8 या 0.7 ले लेते, चलो 0.7, 75% ले लेते हैं और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है। तो इस तरीके से हमारे 4 वेरिएबल्स बन गए। हम लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन देखते, जितनी एक्स ट्रेन की लेंथ होगी उतनी ही वाई ट्रेन की होगी। जितनी आपकी आपकी एक्स टेस्ट की लेंथ होगी उतनी ही वाई टेस्ट की होगी। यहाँ 112 सैंपल आए और टेस्टिंग में भी आप देखेंगे 38 आए, और इसी तरह से वाई टेस्ट में भी 38 होंगे। तो ये हमारा 4 पार्ट में हो गया। अब हमने क्या कर लिया कि हमने अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग 2 डेटा बना लिए। अब हमेशा हम एल्गोरिदम को इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग पहले तो जो ट्री हमने पढ़ाया था उसको करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री ऐसे लिखते हैं, इंपोर्ट और फिर डी कैपिटल डिसीजन, टी कैपिटल ट्री क्लासीफायर, ऐसा आ गया। ये हो गया हमारा डिसीजन ट्री। और फ्रॉम sklearn इसी में आएगा डॉट ensemble, इंपोर्ट रैंडम आएगा, वो अपने आप ही सजेस्ट करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो sklearn के अंदर ही 2 अलग अलग देख सकते क्लासेस है, ट्री और ensemble। ये मॉड्यूल है, दोनों अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, और इनके अंदर ये क्लास है आपकी डिसीजन ट्री क्लासीफायर। सो ये मॉड्यूल के अंदर ये देख क्लास है 2, इन दोनों क्लासेस के हम मॉडल्स बनाएंगे। यानी ऐसे हम उसको फन के लिए कहते हैं कि हम 2 रोबोट बना रहे हैं। एक रोबोट डिसीजन ट्री का रोबोट है, एक रोबोट रैंडम फॉरेस्ट का रोबोट है। दोनों ही सेम प्रॉब्लम का जवाब देंगे और हम देखेंगे कि कौन सा रोबोट ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ
सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब सबसे पहले हम डीटी यानी डिसीजन ट्री नाम का मॉडल बना रहे हैं। इसको कहते हैं डीटी मॉडल। चलो इसको कहते हैं डीटी रोबोट, कुछ भी बोल लो। तो ये डीटी रोबोट हो गया हमारा। जो डीटी रोबोट है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और जो आरएफ रोबोट है वो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जब हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की बात करते हैं तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में एक पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं एन एस्टिमेटर्स। ओके, एन एस्टिमेटर का मतलब नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स। इसको समझते ये क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की कि एक फॉरेस्ट है, वोट आप ले रहे हैं, यानी आप उसी प्रॉब्लम को 100 बार 100 ट्रीज के थ्रू पास कर रहे हैं। जैसे आपके क्लास में, अब इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम थी और ये उसका सल्यूशन था। तो हमारी क्लास में अभी मान लीजिए मिहिर को भी मैंने सिखाया, आयुष को भी सिखाया और अपूर को सिखाया, सपना को सिखाया, सबको सिखाया कि भैया जब सेपल लेंथ इतनी हो, सेपल विड्थ इतनी हो, पेटल लेंथ इतनी हो, पेटल विड्थ इतनी हो, तो वो सेटोसा होता है। सबको सिखाया, ठीक है। और फिर सबसे वही सवाल पूछा। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे हम 100 बच्चों से एक ही सवाल को पूछ रहे, 100 बच्चों से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे, और 100 में ज़्यादातर बच्चे जो जवाब देंगे वही जवाब जो है हमारा माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी जो हमने मिस कर दी है। वो ये है कि जो हमारा y है, यहाँ पे हम एक नया कोड इंसर्ट करते हैं। तो इस मोमेंट पे आप देखेंगे जो y है वो सारे के सारे अभी हमारे आउटपुट है, राइट। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये सारे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, राइट। और मैंने बताया था एल्गोरिदम में इसको इंसर्ट करने से पहले आपको इन सबको बदलना पड़ेगा। सो इसमें हम एक रिप्लेस मेथड का यूज़ करते हैं। रिप्लेस में हम एक डिक्शनरी चलाते हैं और हम कहते हैं कि सेटोसा को 0 बोलते हैं या 1 भी बोल सकते हैं, और वर्जिनिका को कुछ बोलते हैं, और वर्सी कलर को कुछ बोलते हैं। तो हम बस यहाँ से एक मिनट ये देख लेते हैं, जो ग्राफ हमने बनाया था सेटोसा, वर्सी कलर, वर्जिनिका। तो वर्सी कलर को हम 2 बोल देंगे और वर्जिनिका को 3। सो हमने ऐसे करके ये रिप्लेस कर दिया, और ये देखिए एक तरह की कोडिंग सी हो गई 1 2 3। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, और हमने कह दिया y जो है वो ये बन जाए, राइट। अब हमने y में रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम y डॉट हेड देखेंगे तो हमें वही रिप्लेस्ड वैल्यूज़ नज़र आएंगी। अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं और अब हम वही काम कर रहे हैं। तो बस हमारी जो गलती हुई थी कि एल्गोरिदम में उसको इंसर्ट करने से पहले हम लोगों को सारे के सारे न्यूमेरिकल बनाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली सेपल लेंथ, ये विड्थ, ये सब तो न्यूमेरिकल है ही है। हमने y को भी न्यूमेरिकल बना लिया। अब हम दोनों रोबोट या मॉडल, जो भी नाम रखना उसका, हमने जो है दो मॉडल बनाए। जो डिसीजन ट्री रोबोट था
उसमें फिट किया हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, यानी ट्रेनिंग डेटा को फिट किया। ओके, अच्छा, जब हम रैंडम फॉरेस्ट का बनाते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो नंबर ऑफ ट्रीज हम रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट 100 होता है, यानी कि अगर आप ये नहीं रख रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 100 होती है। ठीक है, और सपोज़ कीजिए कि आपको इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है कि हम चाहते हैं कि इतने ट्रीज के थ्रू ये आप आउटपुट निकालिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन एस्टिमेटर्स इज इक्वल टू 100। इसकी जगह आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सो आपकी एक्सरसाइज रहेगी कि आप 2-3 अलग अलग नंबर्स ट्राई करके स्कोर निकालिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लाइक 30 पे क्या स्कोर आया, 50 पे क्या आया और 100 पे क्या आया। प्रॉब्लम समझ रहे हैं? इसी तरह से हम, बताओ आयुष, यस सर। आपको पहले एक रोबोट बनाना है, एक मॉडल बनाना है, उसमें 100 रखिए, दूसरा बनाइए उसमें 50 रखिए, तीसरा बनाइए उसमें 30 रखिए। ठीक है, उसका नाम रख दीजिए RF100, RF30, RF50। 3 बार फिट कीजिए, RF100.fit, RF50.fit, RF30.fit, और फिर 3 बार उसका स्कोर चेक कीजिए। तो अब हमने डिसीजन ट्री से फिट कर दिया और रैंडम फॉरेस्ट को भी फिट कर दिया। हम देखते हैं कि DT रोबोट का स्कोर कितना आया। जो हमारा DT रोबोट है, डिसीजन ट्री रोबोट है, उसका स्कोर X टेस्ट Y टेस्ट पे कितना आया, 97%। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा डिसीजन ट्री वाला मॉडल है वो 97% एक्यूरेसी से जवाब दे पाएगा कि ये जो फूल है ये कौन सा है। तो हम एक काम करते हैं, DT रोबोट से कहते हैं प्रिडिक्ट करो, और जब भी हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। और एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जहाँ पे हमें पता है कि कौन सा फ्लावर है, जैसे हमें यहाँ पता है सेटोसा है, तो इसको हम लोग ऐसे इसी सीक्वेंस में पूछ रहे हैं, बस यहाँ पे कॉमा लगाए। तो हमने कहा सेपल लेंथ ये है, सेपल विड्थ ये है, राइट, जिस सीक्वेंस में है पेटल लेंथ पेटल विड्थ ये है। अब बताओ कि ये कौन सा है। तो सेटोसा को हमने कोड किया था 1, याद है? देखते कि ये क्या आउटपुट देता है। ये कह रहा है आउटपुट 1। ओके, क्योंकि सेटोसा की जो पेटल लेंथ है वो काफ़ी कम होती है, 0.2 है। हम इसकी पेटल लेंथ को 4.2 बना देते हैं। अब इससे पूछते क्या है, तब भी ये 1 दे रहा है, क्योंकि उसकी जो पेटल लेंथ है वो भी काफ़ी कम है, राइट, पेटल लेंथ भी कम है। तो हम अब क्या कहते हैं, इसकी पेटल लेंथ को 4.2 कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं ये वर्जिनिकल या वर्सिकल है, सॉरी वर्सिकल है, 2 वर्सिकल। तो आप देख रहे ये जो आउटपुट आ रहा है, मैं कैसे बता पा रहा हूँ, ये जो आउटपुट आ रहा है ना, इससे मेरा आंसर निकल रहा है। सो ये हो गया कि DT रोबोट यानी डिसीजन ट्री भी काम कर ले रहा है। और यही चीज़ जो हमारा RF रोबोट यानी रैंडम फॉरेस्ट रोबोट, उसको देखते हैं, तो लगभग वो भी इतने ही एक्यूरेसी के साथ आउटपुट दे रहे हैं। तो दोनों ही तरीके के रोबोट है। तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आगे हम लोग और भी सर करेंगे। अब की बार मैं क्या करता हूँ, RF में 10 कर देता हूँ, नंबर ऑफ एस्टिमेटर 10 है, और इसको नीचे हम लोग RF में एस्टिमेटर डालना ज़रूरी होता है सर?
आप नहीं लिखेंगे तो वो 100 मान के चलेगा। 10 पे देखते हैं क्या होता है। अब की कम हो गया, देख रहे हैं 94 पॉइंट, राइट। ये एक्यूरेसी कम हो गई। हम क्या करते, और ऐसा नहीं कि 1000 डाल देंगे तो ज़्यादा, ये वोटिंग है, राइट। वोटिंग का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वोट हो रहा है कि हाँ कितने एस्टिमेट है, और वोटिंग 100 में लेने में आसानी होती है कि 100 लोगों में वोट हो रहे हैं। मान लो आपकी 50 करके दे, पचास पे भी उतना ही आ रहा है, 90। तो यही आपको खेलना है, लाइक इस तरह से आप पैरामीटर्स को ट्वीक कर सकते हैं। और 100 पे क्या हो रहा है, 97 हो गया। अब इसके अलावा भी यहाँ और भी पैरामीटर्स हैं, लाइक क्राइटेरिया जो है वो जीनी है, एंट्रोपी है, लॉग लॉस है। ये एक, अब देखो ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, साइंटिस्ट वगैरह ने ये सब बनाए हुए हैं क्राइटेरिया, जो आप यहाँ पे अप्लाई करके अलग अलग आउटपुट निकाल सकते हैं। इसमें मिनिमम सैंपल लीव, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, ये सारे भी हमारे पैरामीटर्स हैं। मिनिमम वेट, फ्रैक्शन लीव। तो जब ये पैरामीटर्स को आप बदलेंगे, ओके, उस हिसाब से आपका आउटपुट भी चेंज होगा। एज अ एग्ज़ाम्पल हम लोग आज एक बेसिक सा हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने किस तरीके से दिया है कि में क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ फीचर 4 हैं, नंबर ऑफ इंफॉर्मेटिव 2 हैं, रिडंडेंट 0 है, रैंडम स्टेट है। सो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो जो ऑफिशियल एल्गोरिदम्स के पैरामीटर्स होते हैं वो सारे आप पढ़िए, ठीक है, और उनके बारे में थोड़े और अपनी रिसर्च कीजिए। दूसरा, जब हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स को समझ लेंगे तो हम लोग फिर आगे चल के इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका याद रखिए, कैसे हम एल्गोरिदम्स अप्लाई करते, कैसे उसमें पैरामीटर्स को चेंज करते, जो आउटपुट आएगा हमारा वो इस पे डिपेंड करेगा। एंड ये सारा कुछ हम लोग जब हम लोग और भी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, अभी जैसे तुमने कहा ना कि क्या दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, और भी हैं, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ठीक है, नाइव बायस क्लासीफायर है, ऐसे बहुत सारे क्लासीफायर्स हैं, ठीक है, सबको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्ट सबसे सेम ही आएगा ना? सेम ज़रूरी नहीं है, क्या है कि केस टू केस डिपेंड करेगा। जैसे कहीं पे डिसीजन ट्री से अच्छा आउटपुट आ सकता है, कहीं पे सपोर्ट वेक्टर से अच्छा आउटपुट आ सकता है, और धीरे धीरे आप, और इसीलिए मॉडल का स्कोर चेक कर रहे हैं कि अब जैसे आपके पास एक काम को करने के लिए 3 औजार हैं, ठीक है। अब जैसे प्लास से भी हम लोग जो है पेज को खोल सकते हैं, लेकिन पेचकस से भी पेज को खोल सकते हैं, पेचकस से ज़्यादा एफिशिएंटली खोल सकते हैं, प्लास से नहीं। पर कुछ पेज ऐसे होते हैं नट बोल्ट जिसमें लगे होते हैं, उसमें तो वो नहीं होता पेज को फंसाने वाला, तो वहाँ प्लास से ही खोला जाता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, सो प्रॉब्लम क्या है उस हिसाब से सोल्यूशन ढूंढेंगे, राइट। क्या हमारे प्रॉब्लम पे कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लग रहा है, तो ये आप लोगों को ट्राई करना है। जितने भी मैं ये एल्गोरिदम्स कराते जा रहा हूँ, जैसे मैंने लीनियर रिग्रेशन कराया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कराया, डिसीजन ट्री कराया, रैंडम फॉरेस्ट कराया,
आप लोग सब अप्लाई कीजिए, सबके एग्जाम्पल्स कीजिए और उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। इवन आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं कि ऐसे करिए कि हे चैट जीपीटी जनरेट अ सैम्पल डेटा सेट वेयर आई कैन टेस्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। वो आपको एक डेटा सेट दे देगा, उसको लीजिए और काम कीजिए। तो ये सारा आप अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए आपका कैसा रहा, आपकी प्रैक्टिस। सर ये अगर ये ऐसी एक प्रोजेक्ट, मतलब ये इसको छोटा सा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, मतलब अगर इसको ही बना के हम उसमें हाँ डाल दें, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते, मतलब इस पे कवर हो जाएगा ना सब, मशीन लर्निंग वगैरह सब कवर हो रहा है ना यहाँ पे। और हम लोग आगे चल के एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग लगेगी, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड दोनों लगेगा। ये मैंने ऐसे नो योर हेल्थ करके बनाया है और इसका मैंने छोटा सा सैंपल भी दिया है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस, ओके, जो मैंने कराया अभी तक। तो इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और यहाँ से भी आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। इसमें हम लोग CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, अभी किडनी फंक्शन टेस्ट का भी हम लोग बना रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे। तो जो लोग YouTube पे देखेंगे इस वीडियो को, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको भी नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसमें क्या है, ये CBC LFT का पूरा कैसा डेटाबेस होएगा, क्या डेटा होगा, वो हम लोगों ने पूरा SQL पे डेवलप किया है। तो इस प्रोजेक्ट को हम पूरा इंटरनली लाइक SQL पे डेटा सेट है, यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। सो अभी देखिए जैसे मैं लॉगिन कर गया तो ये डेटा कलेक्शन स्टेज है। जैसे मान लीजिए आपने आज ब्लड टेस्ट कराया, ओके, ब्लड टेस्ट कराने पे आपकी हेमोग्लोबिन कितनी है ये दिख रहा है, पैरामीटर्स, टोटल WBC काउंट कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है, लिम्फोसाइट कितना है, आइजनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, RBC इंडिसेस, हेमेटोक्रिट। तो ये पैरामीटर्स हैं इसको, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के। तो ये सारे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। जब आप फिलअप करेंगे तो ये डेटा हमारे पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से LFT का डेटा है, LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलरूबिन है, बिलरूबिन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, ALT यानी SGPT, SGOT, टोटल प्रोटीन, अल्बुमिन। तो जो वेरिएबल अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, यही सब पढ़ रहे थे। वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर हम KFT की बात करें या LFT की बात करें, वो यहाँ पे ये हो जा रहा है बिलरूबिन डायरेक्ट। ये सब क्या है, सब न्यूमेरिकल होंगे कि नहीं बताओ? ये सब न्यूमेरिकल ही होते हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या है कि आपके लीवर में तकलीफ, आप बीमार हैं या नहीं है, राइट। तो अगर हम मान लो 100 बीमार लोग का डेटा ले लें जिनके लीवर में प्रॉब्लम है और 100 स्वस्थ लोगों का डेटा ले लें, तो हमें क्लासिफिकेशन कर पाएंगे ना, हम अपने मॉडल को सिखा पाएंगे कि भैया स्वस्थ होएगा तो क्या होता है, कौन से पैरामीटर की रेंज है और बीमार के केस में क्या रेंज है। उसी के बेसिस पे तो ये स्टैंडर्ड रेंज आई है। जैसे अगर किसी का SGPT 60 के ऊपर है, मान 80-90 है, तो कहेंगे भैया आपको दिक्कत है। तो ये रेंज, स्वस्थ की रेंज क्या है, अस्वस्थ की रेंज क्या है, वो सब भी एक तरीके की मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन से निकाली जा सकती है, राइट। सो ये एक रियल टाइम प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें अगर तुम लोग चाहते हो या जो भी चाहता है वो वॉलंटियरली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इसमें किसी का नाम पता नहीं पूछ रहे, जस्ट अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया तो आप यहाँ पे कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं।
सो ये पूरा आप ट्राई कीजिए। इस प्रोजेक्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे और आगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।